तो आज हम बात कर रहे हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिमिट के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि आप एक दिन में कितना यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कैसे ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, और फिर आप जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हो तो किस टाइप ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे आप इनकम टैक्स को अट्रैक्ट करते हो। तो इस वीडियो को बनाने का एक रीज़न है कि मैंने बहुत सारे लास्ट के 2-3 वीडियो में नोटिस करा था कि आपकी कॉमेंट्स आई थी कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे क्या लिमिट है, फ़ोनपे पे अगर मैं 1,20,000 की ट्रांजैक्शंस करता हूँ तो उस पर क्या लिमिट है, कैसे उसको हैंडल किया जाएगा। तो इस सारे कमेंट्स को देखते हुए मैंने सोचा कि ये वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि जितना भी हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं इसको हैंडल कौन करता है। तो जो भी हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको जो हमारी एक गवर्नमेंट एजेंसी है एनसीपीआई वो हैंडल करती है। तो आप चाहे फ़ोनपे से करो, गूगल पे से करो, भारत पे से करो, आप जिस भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस को करते हो वो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी एनसीपीआई हैंडल करती है। तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस है क्या, जैसे हम ऑनलाइन एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करते हैं तो ये भी एक उसी काइंड का ट्रांजैक्शंस होता है जो एक बैंक टू बैंक होता है। मतलब मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, तो ये बैंक टू बैंक का एक ट्रांजैक्शंस होता है। इसीलिए यहाँ पे लिमिट भी होती है। जैसा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ कि ये बैंक टू बैंक डिफर करेगा कि कौन सी बैंक कितनी लिमिट लगा के रखी हुई है। मैक्सिमम आप एक दिन में 1 लाख तक का ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, और कुछ कुछ बैंक में आप देखो यहाँ पे एक दिन में 25,000 तक का भी ट्रांजैक्शन लिमिट है। तो इस तरह यूपीआई ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो ये तो हो गया कि कितनी उस पर लिमिट है, एक दिन में आप कितना भेज सकते हो। अब बात करते हैं हम 2 अलग अलग केसेस के बारे में जिसमें हम ज़्यादातर यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं और उसमें इनकम टैक्स कैसे इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले जो ज़्यादातर पेमेंट होता है कि हम यूपीआई कैसे यूज़ करते हैं कि आप क्यूआर कोड स्कैन करा, आपने पेमेंट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व हैं, एक हो गया हम जो सेंडर भेज रहे हैं और एक हो गया रिसीवर। तो हम ना एक चाय वाले का एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं, क्योंकि हम डेली बाहर निकलते हैं तो चाय ज़रूर पीते हैं। मैं टी लवर हूँ इसलिए टी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो सपोज़ करो कि मैंने चाय वाले को 10 रुपये दिया, ठीक है। तो वो रिसीवर है, मैं सेंडर हूँ, तो ये हम पैसा किसको भेज रहे हैं, बिजनेस को पैसा भेज रहे हैं। तो इस केस में अलग हैंडल होता है, और जब आप पर्सन टू पर्सन भेजते हो फैमिली में तो उस केस में वो थोड़ा अलग हैंडल होता है। तो हम दोनों ही केस को देखेंगे। तो जब मैं किसी चाय वाले को पैसा भेज रहा हूँ तो मेरे अकाउंट से जो डेबिट हुआ पैसा, तो सपोज करो मैं कुछ अर्न कर रहा हूँ 5 लाख 10 लाख, तो जो भी मेरे पास अर्निंग आती है उससे जो भी मैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ वो मेरा एज अ एक्सपेंस कंसीडर होगा, और उसके लिए मुझे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो गया कि आपके पास सैलरी आ रही है, जो भी आप सेंडर हो, तो ये आपके पास सैलरी है, आपने कुछ एक्सपेंसेस करा जो आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली जो सेंडर होते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे, उन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। जहां पे रिसीवर इन्वॉल्व होता है वहां पे इंपैक्ट ज़्यादा होता है, और इसमें मल्टीपल केसेस भी होते हैं। तो जब मैंने पैसा चाय वाले को भेजा तो वो रिसीवर हो गया। अब क्या होगा कि जो पैसा मैंने भेजा तो वो उस चाय वाले के लिए क्या हो गया, वो उसकी क्रेडिट एंट्री होगी। तो उसके लिए ऐसे कंसीडर होगा जो रिसीवर है उनके लिए कि मैंने जो भी उनको पैसा भेजा, तो जितने भी उनके पास यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे पैसे आते हैं तो उस सब के लिए उनके बैंक में क्रेडिट एंट्री होगी। तो ये उनका सेल्स हो गया, जिसके बदले उन्हें पैसा मिल रहा है और उसके बदले क्रेडिट एंट्री हो रही है। और जो भी वो अपने चाय को लेने के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं, जैसे दूध ले रहे हैं या पत्ती ले रहे हैं, तो जो भी चीज़ वो अपने यूपीआई से पे करके अपना सामान खरीद रहे हैं तो उसके लिए वहाँ पे डेबिट एंट्री होगी। तो ये इनका क्रेडिट एंट्री हो गया कि जो भी इनके पास यूपीआई ट्रांजैक्शंस आई और जो भी इन्होंने दिया ये इनका डेबिट एंट्री हो गया। तो ये हो गई इनकी सेल्स जिससे इन्हें पैसा आया, और ये हो गया जो इन्होंने खर्च किया वो हो गया एक्सपेंस। तो इन दोनों को जो माइनस कर देंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो ये जो इनका टोटल पैसा आएगा इस पे ही इन्हें इनकम टैक्स देना होगा, और इस इनकम को इन्हें अपने आईटीआर में भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर उन्होंने जीएसटी ले रखी है तो उन्हें अलग से फिर जीएसटी रिटर्न भी भरना पड़ेगा। तो ये होता है कि जब आप बिजनेस को सेंड करते हो तो वहाँ पे ऐसे कंसिडर किया जाता है। इनकेस कि अगर किसी को नहीं पता है कि क्रेडिट डेबिट क्या है, तो जो भी पैसा आपके पास अकाउंट में आता है तो वो एज अ क्रेडिट एंट्री माना जाएगा, और जो आपके अकाउंट से बाहर जाता है वो डेबिट एंट्री होता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं, पर्सन टू पर्सन। जैसे आपने अपने भाई को भेज दिया या किसी फ्रेंड्स को भेज दिया, तो उस केस में क्या होगा, अगेन मैं रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ कि सेंडर पे कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है। आपने भेजा वो आपका एक्सपेंस कंसीडर करा जाएगा। रिसीवर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करो कि आप रिसीवर हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप सपोज करो कि आपकी 6 लाख की सैलरी है और मैंने आपको साल भर में 1 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शन से भेजा, ठीक है। तो आपके अकाउंट में जो 6 लाख सैलरी आई, फिर आप जो उससे अपना एक्सपेंस कर रहे हो वो तो सेपरेट चीज़ है। लेकिन जब मैंने आपको 1 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शन से भेजा तो उस 1 लाख के लिए आपके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री आ गई। तो उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर इस 1 लाख की आपके अकाउंट में कोई भी डेबिट एंट्री नहीं आएगी तो ये 1 लाख भी आपका इनकम कंसीडर किया जाएगा, और ये भी आपको अपने इनकम टैक्स जब आप आईटीआर फाइल करते हो वहाँ दिखाना होगा, और फिर उस पर अकॉर्डिंगली आपको इनकम टैक्स भी पे करना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर सोचो आपने 1 साल पहले मुझे पैसा दिया था और मैं अब आपको रिटर्न कर रहा हूँ, तो लास्ट ईयर तो आपके पास ये 1 लाख की डेबिट एंट्री होगी। तो प्रीवियस अगर किसी भी ईयर में 1 लाख की जो क्रेडिट एंट्री आई, अगर पहले किसी भी ईयर में इसलिए डेबिट एंट्री भी है तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। मतलब कभी आपने पहले पैसा दिया था वो आज आपको रिटर्न आया है, तो कभी भी पास्ट ईयर में आपकी कोई भी डेबिट एंट्री है तो अगर आज आपको क्रेडिट एंट्री आ रही है तो वो उससे मैनेज हो जाएगा।
लेकिन अब आप सोचो कि आपको मैंने जो 1 लाख रिटर्न करा यूपीआई ट्रांजैक्शन से, जो आपके इस साल में क्रेडिट एंट्री में आ रही है, वो आपने मुझे कैश में दिया था। तो जैसे आपने मुझे कैश में दे दिया तो उसके अगेंस्ट तो आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहा, तो अगेन ये फिर आपके इनकम टैक्स में वैसे रिफ्लेक्ट होगा। तो मेक श्योर जब आप कैश में दे रहे हो तो आप बैंक से कैश निकालते हो तो कैश में आपकी डेबिट एंट्री होगी, तो फिर वो मैच कर जाएगा। तो जब आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो और यूपीआई से वो सेट ऑफ हो रहा है, तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दो। तो यहीं पे मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और जो हम सब ने कभी ना कभी किया है कि बहुत लोगों ने बोला होगा कि आप मुझे कैश दे दो और मैं बदले में आपको यूपीआई में भेज देता हूँ। तो सोचो जैसे आपको उसने यूपीआई में भेजा तो आपके लिए तो वो क्रेडिट एंट्री आ गई, लेकिन आपके पूरे अकाउंट में उसके लिए कोई भी डेबिट एंट्री है नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपको अवॉइड करना है। आप सोचोगे यार मैं तो आज 2-4 साल से कितने सारे ट्रांजैक्शंस किया हूँ, कभी तो इनकम टैक्स का ना नोटिस आया ना और कुछ हुआ। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हम करते हैं ये छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं कि साल भर में आपने 2 लाख 3 लाख की करी तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द मोमेंट ये बड़ा ट्रांजैक्शंस हो जाएगा आपका, तो उस केस में ये चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये तो था यूपीआई ट्रांजैक्शंस लिमिट क्या है, कैसे ये बिजनेस और पर्सन के केस में कंसीडर किया जाता है। एक और चीज़ कि जब आप यूपीआई एक दिन में अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हो, अगर आप 2 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर जाते हो यूपीआई ट्रांजैक्शंस में, देन अगेन वहाँ पे फिर इनकम टैक्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो ये ट्रांजैक्शंस आपको अवॉइड करना है। वन मोर थिंग जो मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आप कैशबैक रिसीव करते हो कहीं से, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन से, उस पर भी एक लिमिट है, नहीं तो आपको उस पर प्रॉपर इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन उसके पहले मैं ओवरऑल जो अभी तक आपको बताया वो एक बार मैं शॉर्ट में सम अप कर देता हूँ। तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे कोई एज सच लिमिट नहीं है। जैसे सेविंग अकाउंट में आप एक साल में 10 लाख से ज़्यादा जमा करोगे तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकती है। हाँ, लेकिन जो भी चीज़ मैंने आपको बताई कि जब ये आपका पर्सन टू बिजनेस में जा रहा है तो बिजनेस के पास जो भी क्रेडिट एंट्री होगी या डेबिट एंट्री होगी, उन दोनों को माइनस करके जो आएगा वही उनका इनकम कंसीडर किया जाएगा और वैसे ही उनका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। और जब हम पर्सन टू पर्सन की बात करते हैं तो मेक श्योर जब भी आपके पास कोई यूपीआई से क्रेडिट एंट्री आई तो उसके अगेंस्ट आपके पास एक डेबिट एंट्री भी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करना है। अब बात जो मैं कर रहा था कि अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हो और आपको कैशबैक आता है, जो प्राइस आती है, अगर वो एक साल में 50,000 से ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, जो आता है अंडर सेक्शन 56। तो इवन जब आप यूपीआई से कैशबैक रिसीव कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपको एक साल में अगर 50,000 से ज़्यादा आ रही है तो वो भी आपका टैक्सेबल हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ये वीडियो शेयर करो हर लोगों के साथ ताकि सब लोगों को ये यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो हम करते हैं डेली, बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे, उसके रिलेटेड थोड़ी अवेयरनेस आ पाए। और अगर आप जानना चाहते हो कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और कौन से ट्रांजैक्शन से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकती है, तो इसको जानने के लिए आप मेरे लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।